हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इजी वे। इस वीडियो में मैंने एक नई सीरीज़ स्टार्ट की है जो कि इंडियन पॉलिटी से रिलेटेड होगी। आई होप आप लोग को मेरी ये नई सीरीज़ पसंद आएगी। इंडियन पॉलिटी का जब हम अध्ययन करते हैं तो इंडियन पॉलिटी में हम दो चीज़ें पढ़ते हैं। पहली चीज़ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन और दूसरी चीज़ इंडियन पार्लियामेंट। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंतर्गत हम भारतीय संविधान किस प्रकार बना, कैसे संविधान सभा का गठन हुआ, इन सब के बारे में पढ़ते हैं। और पार्लियामेंट के अंतर्गत हम पार्लियामेंट के जो विभिन्न अंग हैं और उनकी शक्तियों का वर्णन और उनकी शक्तियों से रिलेटेड जितने भी अनुच्छेद हैं उनका अध्ययन करते हैं। भारतीय राज व्यवस्था, जब भी आप इंडियन पॉलिटी पढ़ते हो तो भारतीय राज व्यवस्था का जिक्र होता है। भारतीय शब्द का मतलब आप सभी जानते हैं, लेकिन राज व्यवस्था शब्द का मतलब होता है सरकार से, उस देश की सरकार से। भारतीय सरकार की बात करें तो भारतीय सरकार के तीन मुख्य अंग हैं: एग्जीक्यूटिव गवर्नमेंट, लेजिस्लेटिव गवर्नमेंट और जुडिशरी गवर्नमेंट। यानी हिंदी में टर्म करेंगे तो कार्यपालिका, न्यायपालिका और व्यवस्थापिका। इन तीनों अंगों को सही तरीके से एडमिनिस्ट्रेट और कंट्रोल करने के लिए कुछ नियम कानूनों की आवश्यकता होती है। और अब सभी जानते हैं किसी भी देश का जो सबसे बड़ा कानून होता है वो उस देश का कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि वहाँ का संविधान होता है। इसीलिए आप वर्तमान समय में देखेंगे आज की डेट में जितने भी देश हैं लगभग सभी के पास अपना क्या है, संविधान है, चाहे वो संविधान लिखित है या अलिखित है। संविधान एग्जैक्टली होता क्या है, तो किसी भी देश की शासन व्यवस्था या राज व्यवस्था को सुचारू ढंग से तथा नियंत्रित करने के लिए बनाए गए नियम कानूनों को उस देश का संविधान कहा जाता है। यानी कोई भी देश है उसकी जो राज व्यवस्था है, न्याय व्यवस्था है और वहाँ के नागरिक जो हैं, तो उन नागरिकों के हितों का संरक्षण करने के लिए जो दस्तावेज बनाया जाता है उस दस्तावेज को वहाँ का हम संविधान कहते हैं। क्यों आज की वर्तमान समय में या पिछले समय में भी संविधान की आवश्यकता महसूस की गई, तो जैसे कि मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि संविधान की मूल आवश्यकता जो है वो शासन व्यवस्था को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए है। संविधान क्या करता है? संविधान समाज की महत्वाकांक्षाओं और लक्ष्यों की पूर्ति हेतु सूचीबद्ध किया जाता है। कोई भी देश है, उस देश के नागरिकों की क्या लक्ष्य हैं, क्या महत्वाकांक्षाएं, क्या उनके हितों के लिए, उन सभी चीज़ों को सूचीबद्ध किया जाता है संविधान के अंतर्गत। संविधान नागरिकों को नियमों के दायरे में रहकर कार्य करने की स्वतंत्रता प्रदान करता है। संविधान कहता है कि किसी भी देश के नागरिक, जो भी संविधान जिस देश से संबंधित है उस देश के नागरिक स्वतंत्र रूप से जीवन निर्वाह कर सकते हैं, लेकिन उनको क्या है, कुछ नियम कानूनों का पालन करना पड़ेगा। सरकार के विभिन्न अंगों में मतभेद नहीं होता। सरकार, अगर संविधान लिखा गया है या आपका देश जो है, आपके देश का अपना एक संविधान है, तो सरकार के जो अंग हैं तीनों, भारत सरकार के तीन अंग है: कार्यपालिका, न्यायपालिका, व्यवस्थापिका। इन तीनों का अपने में अलग महत्व है और तीनों को अलग अलग उनकी क्या शक्तियाँ दी गई हैं, साथ ही उनको उनके शक्तियों के दायरे भी बताए गए हैं, जिसके कारण क्या उन अंगों में मतभेद नहीं होता। संविधान में ऐसे नियमों को तय किया जाता है जिससे कोई भी राजनीतिक शक्ति अपनी शक्तियों का दुरुपयोग ना कर सके। मान लीजिए भारतीय सरकार से क्या है, रामनाथ कोविंद जी को प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बना दिया गया है, तो क्या वो मनचाहे ढंग से क्या काम कर सकते हैं? नहीं कर सकते। उनको प्रेसिडेंट की पावर को इस तरीके से एक्सप्लेन किया गया है या उनकी पावर्स के लिए कुछ दायरे रखे गए हैं जब भी वो क्या अपनी शक्तियों का प्रयोग कर सकते हैं। शक्तियां दी गई हैं लेकिन उनके दायरे, शक्तियों के उपयोग के दायरे भी उनको विभिन्न अंगों को बताए गए हैं। संविधान दो प्रकार का होता है, एक होता है लिखित संविधान और दूसरा होता है अलिखित संविधान। व्यवहार में देखें तो दोनों ही जो संविधान होते हैं ना वो लिखित होते हैं। एक लिखित दस्तावेज जो है वो देश के पास होता है जिसमें सारे नियम कानूनों को लिखा जाता है, लेकिन फिर भी दोनों संविधानों में बहुत फ़र्क होता है। लिखित संविधान की बात करें, लिखित संविधान एक निश्चित समय अवधि के अंतर्गत और एक निश्चित तिथि से शुरू होता है। लिखित संविधान को उस देश के
जनता के द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों द्वारा बनी गई संविधान सभा के द्वारा लिखा जाता है। और ये एक निश्चित टाइम पीरियड, एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड होता है जिसके अंतर्गत वो संविधान बनता है और एक निश्चित तिथि से उस संविधान को शुरू कर दिया जाता है। वहीं हम अलिखित संविधान की बात करें तो अलिखित संविधान पीढ़ी दर पीढ़ी क्या चला आ रहा संविधान है। पीढ़ी दर पीढ़ी से जो नियम कानून आए हैं उनमें ही क्या है, वर्तमान स्थिति को मद्देनज़र रखते हुए थोड़े बहुत चेंजेस किए जाते हैं, नए कानून लाए जाते हैं और जैसे जैसे नए कानून बनते हैं उनको जो है उनका इम्प्लीमेंट कर दिया जाता है। तो ये लिखित और अलिखित संविधान में फ़र्क है, लेकिन दोनों ही क्या है, लिखित दस्तावेज होते हैं, चाहे वो लिखित संविधान है चाहे अलिखित संविधान है। दुनिया का जो सबसे पहला संविधान लिखा गया है वो किसका है, वो है अपने यूएसए का। और जो सबसे बड़ा संविधान है वो अपने प्यारे भारत का। संविधान में दो प्रकार की सरकारें विश्व में देखने को मिलती हैं। एक होती है एकात्मक प्रकार की सरकार और दूसरी होती है संघात्मक प्रकार की सरकार। इस वीडियो में मैं एकात्मक यानी कि यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को कवर करूंगी, क्योंकि दोनों से अकेले अकेले में बहुत बड़े टॉपिक हैं, तो इसके लिए मैं यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को इस वीडियो में कवर अप करने की कोशिश करूंगी। नेक्स्ट वीडियो में मैं संघात्मक यानी फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को कवर करूंगी। यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, एकात्मक प्रकार की सरकार क्या होती है, तो एकात्मक शासन प्रणाली में सत्ता की शक्ति का संकेंद्रण एक केंद्रीय प्राधिकार में निहित होता है। यानी पूरे देश में एक ही सरकार होती है जो केंद्र में बैठी होती है। सारे देश में एक कार्यपालिका, एक विधायिका, एक न्यायपालिका होती है। पूरे कंट्री में सिर्फ एक ही कार्यपालिका होगी, एक न्यायपालिका होगी और एक ही विधायिका होगी जो पूरे देश के लिए काम कर रही होगी। राज्य सरकार को दी जाने वाली हर शक्ति केंद्र सरकार द्वारा नियंत्रित की जाती। पहले तो बहुत कम, ना के बराबर पावर्स जो है वो स्टेट गवर्नमेंट को दी जाती हैं और जो पावर दी भी जाती है उन सबका कंट्रोल सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा किया जाता है। अर्थात राज्य सरकार स्वतंत्र रूप से कोई भी पावर का इस्तेमाल नहीं कर पाती या कोई भी कार्य नहीं कर पाती। सरकारों की कोई भी पृथक स्वतंत्रता नहीं होती। सिर्फ जो सत्ता में सरकार बैठी है उसी का जो है वो रूल चलेगा, वो जैसे चाहेगी उस प्रकार के नियम कानून बनेंगे और वही नियम कानून जो होंगे वो पूरे देश में समान रूप से लागू किए जाते हैं। ब्रिटेन हो गया, फ्रांस हो गया, जापान हो गया, इटली, जर्मनी, इन सभी देशों में क्या एकात्मक सरकार का ढांचा हमें देखने को मिलता है। क्या विशेषताएं की बात करें तो यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में ये ऐसी व्यवस्था है जिसके अंतर्गत संपूर्ण देश के लिए एक समान नीति कानून क्रियान्वयन किया जाता है। यानी एक कानून बनाया जाएगा और वही कानून संपूर्ण देश के प्रत्येक नागरिक के लिए समान रूप से लागू किया जाएगा। एकात्मक शासन प्रणाली में निर्णय जो है वो त्वरित यानी बहुत जल्दी जो है वो डिसीजन लिए जाते हैं। अब हमारे यहाँ पर क्या होता है, लोकसभा, राज्यसभा, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया या फिर विधानसभा की भी ज़रूरत हो तो विधानसभा से भी पूछा जाएगा। इतना आसान नहीं होता है। अब यहाँ पे एक ही सरकार होती है, उसने क्या है पर डिसीजन लिया और इम्प्लीमेंट कर दिया, तो डिसीजन जो है वो निर्णय जो है बहुत जल्दी लिया जाता है। एकात्मक शासन प्रणाली में केंद्र व राज्यों के बीच मतभेद नगण्य के बराबर होते हैं। कॉन्फ्लिक्ट्स कहाँ पर ज़्यादा देखने को मिलेंगे, जहाँ पर दो लोग होंगे, मान लीजिए ये ए है और मान लीजिए ये बी है, दोनों के पास पावर्स हैं। ए चाहता है मैं अपनी पावर्स का इस्तेमाल करूँ, बी चाहता है मैं अपनी पावर का इस्तेमाल करूँ, तो यहाँ पर मतभेद होते हैं। लेकिन जहाँ पर सिर्फ एक ही व्यक्ति के पास पावर है तो वहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट्स का सवाल ही नहीं उठता है। तो इसीलिए जो एकात्मक शासन व्यवस्था होती है उसमें मतभेद नगण्य के बराबर होते हैं। यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट अपेक्षाकृत उसमें जो है एकता और स्थिरता देखने को मिलती है। एक ही सरकार है तो यूनिटी देखने को मिलेगी। हमारे यहाँ पर क्या होता है, राज्यों में अलग सरकार बैठी है, केंद्र में अलग सरकार बैठी है, तो कॉन्फ्लिक्ट्स जो है होते रहते हैं और यूनिटी नहीं आ पाती। एकात्मक शासन व्यवस्था में एकता होती है और स्टेबिलिटी
अधिक होती है। यह कम खर्चीली सरकार है। कम खर्चीली कैसे होती है यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट? अब फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में क्या होता है कि डिसेंट्रलाइजेशन हुआ रहता है। केंद्र सरकार की अलग शक्तियां हैं, राज्य सरकार की अलग शक्तियां, वहाँ पर राज्यसभा है, लोकसभा है, यहाँ विधानसभा है, विधान परिषद। तो काम जो है वो काम का दोहराव हुआ है, जिससे क्या खर्च भी ज़्यादा होता है। यहाँ पर एक ही सरकार है, एक ही जगह काम हो रहा है, इसलिए खर्च क्या होता है, कम होता है। एकात्मक शासन में एकल नागरिकता का प्रावधान होता है। सिंगल सिटीजनशिप दी जाती है। कोई भी नागरिक होगा, सिर्फ उसको एक ही नागरिकता मिलेगी, वो होगी उसके देश की नागरिकता। वहीं आप यूएसए में चले जाओ तो वहाँ पर दोहरी नागरिकता का प्रावधान है। लचीला शासन देखने को मिलता है यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में। लचीले शासन से क्या तात्पर्य है? एकात्मक शासन में संविधान अधिक कठोर नहीं होता। यानी संविधान के कठोर होने से तात्पर्य है कि संविधान में संशोधन को लाना कितना सरल है और कितना कठिन है। कोई नया कानून बनाते समय या संविधान में आवश्यक संशोधन करते समय राज्य सरकारों की अनुमति लेने की आवश्यकता नहीं होती है। इसीलिए बोला गया है कि ये जो सरकार होती है इसमें लचीला शासन देखने को मिलता है। हमारे यहाँ पर क्या होता है, लोकसभा में पास होगा, फिर राज्यसभा में पास होगा, राज्य की विधानसभा से अनुमति लेने की आवश्यकता है तो वहाँ पर भी पास होना चाहिए, तब जाके प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास जाएगा, फिर वो उसको जांच पड़ताल करेंगे, फिर जाके क्या होता है एक कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट पास हो पाता है। लेकिन यहाँ पर एक ही सरकार है, उसकी रजामंदी चाहिए होती है और संविधान में बदलाव ला लिए जाते हैं। छोटे देशों के लिए उपयुक्त होती है। अगर आप किसी छोटे देश में रह रहे हैं, छोटे देश से क्या तात्पर्य है, यदि वहाँ पर जनसंख्या कम है, भूभाग की दृष्टि से छोटा देश है, अधिक विकसित नहीं हुआ है, या फिर आर्थिक दृष्टि से कमज़ोर कोई देश है, तो उन सभी देशों के लिए यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जो है वो उपयोगी साबित होती है। यूरोपियन कंट्रीज़ में चले जाइए आप, वहाँ पर जो है यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का ढांचा अधिक देखने को मिलता है। नेक्स्ट बात करें उत्तरदायी सरकार। अब एक ही व्यक्ति काम कर रहा है तो वो किसके ऊपर दोषारोपण करेगा कि तेरी वजह से ये काम नहीं हुआ। चाहे कोई भी काम है, सरकार ने जितने भी काम किए गए हैं या जितनी भी नीतियों के लिए नीति लाए हैं वो स्वयं ही उन सब के लिए उत्तरदायी होता है। अपनी नीतियों व निर्णयों की असफलता का श्रेय दूसरों को नहीं दे सकते। जब एक ही व्यक्ति काम कर रहे हैं तो दूसरे को कैसे दूसरारोपण कर पाएगा। तो उत्तरदायी सरकार भी एक ही होती है। यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में मजबूत अंतर्राष्ट्रीय संबंध होते हैं और विदेश नीति में सहायक होती है यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। यानी एकात्मक शासन व्यवस्था जो होती है वो जो है अंतर्राष्ट्रीय संबंध को मजबूती से बनाती है। स्वतंत्र व मजबूत विदेश नीति आधुनिक परिस्थितियों में आप जानते हैं कि क्या बहुत सहायक है। आंतरिक रूप से जो व्यक्ति जिसके घर में अंदर अच्छे रिश्ते होंगे, सभी लोग एक ही चीज़ को अग्री करते होंगे, तो बाहर जब जाएंगे तो सब लोगों का उस चीज़ के लिए भी सपोर्ट होगा। लेकिन जब अंदर ही बर्तन बज रहे हैं तो बाहर कोई डिसीजन लेना उसके लिए इतना आसान नहीं होगा। तो आंतरिक रूप से मजबूत शासन व्यवस्था वाला देश विदेशी संबंधों को भी मजबूत बनाने में सफल रहता है। ये इसकी विशेषताएं थी कि एकात्मक शासन व्यवस्था में क्या क्या चीज़ें हैं, क्या क्या उनकी विशेषताएं हैं। अब इसके दोषों की बात करें तो शासन की समस्त शक्तियां केंद्र के पास होती हैं, जिसके कारण केंद्रीय सरकार की तानाशाही स्थापित हो जाती है। केंद्र सरकार में जो सत्ता में जो सरकार बैठी है वो अपने मन मर्जी के हिसाब से नियम कानून बनाती है और जैसा मर्जी चाहे वैसे देश को लेके आगे जाती है। केंद्र सरकार की निरंकुशता के कारण यह प्रांतीय सरकारों के व्यक्तित्व एवं स्वतंत्रता को कुचलने वाली होती है, क्योंकि यहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट कुछ काम ही नहीं कर पाती। जो भी काम करेगी वो सेंट्रल के ऑर्डर पर काम करती है, तो इनकी अपनी स्थानीय स्वतंत्रता इनके पास नहीं होती है। स्थानीय सरकार के पास स्वतंत्रता नहीं होती। केंद्र के पास अनावश्यक कार्य बढ़ जाता है। क्यों बढ़ जाता है? क्योंकि स्थानीय जो काम है वो भी केंद्र सरकार को करने पड़ जाते हैं, जिसके कारण क्या होता है
कम महत्व वाले जो मुद्दे होते हैं उनके ऊपर भी अनावश्यक समय केंद्र सरकार का बर्बाद हो जाता है। नेक्स्ट बात करें, स्थानीय मामलों का उपयुक्त हल निकालने में असफल होती है। देश चाहे कोई छोटा भी देश होगा, लेकिन जो व्यक्ति, मान लीजिए जम्मू कश्मीर में किसी प्रकार की कोई समस्या है, तो उस समस्या का समाधान सेंट्रल में बैठे लोग कैसे सुलझाएंगे? जो स्थानीय लीडर होगा, स्थानीय जनप्रतिनिधि होगा, वो उस समस्या को ज़्यादा अच्छे से समझ पाएगा। इसीलिए स्थानीय मामलों का उपयुक्त हल निकालने में इस प्रकार की शासन व्यवस्था असफल रहती है। बड़े देशों के लिए ये उपयोगी नहीं होती। वही रीज़न है क्योंकि हमारे यहाँ पर देखिए, एक नॉर्थ ईस्ट में क्या समस्याएं हैं, केरल में क्या समस्याएं, यहाँ पर स्थानीय लीडर जो है वो सही तरीके से समझ सकते हैं। दूसरा, प्रशासनिक कार्य, बड़ा देश है कोई, तो वहाँ पर एक ही केंद्रीय सरकार ही इतना ज़्यादा काम नहीं कर सकती है। भारत हो गया, यूएसए, रशिया, इसीलिए यहाँ पर हमारे यहाँ पर एकात्मक सरकार को नहीं अपनाया गया है। आई होप गाइज आप लोग को मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको मेरी वीडियो का कंटेंट थोड़ा भी हेल्पफुल लगता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग माई वीडियो।